हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट मारते हैं। ये सेट संख्या 18 है। इससे पहले 17 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आपको आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। और लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। एम हिदायतुल्लाह, ए के सिकरी, पी एन भगवती, वाई वी चंद्रचूड़। देखिए, जब पीआईएल लाया गया था तो उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, पी एन भगवती जो थे न्यायमूर्ति थे उस टाइम पीआईएल जब लाया गया था। याद रखिएगा, पी से पी एन भगवती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले याद रखिए, धन विधेयक जो है आपका किस आर्टिकल में? याद रखिएगा, धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में है। 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए, इसमें कह रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देख लीजिए, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। ऑप्शन बी है, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, गलत पूछा जा रहा है धन विधेयक के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, धन विधेयक में राज्यसभा को कोई मतलब शक्ति नहीं रहता है कि उसमें कोई संशोधित या अस्वीकार करे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संयुक्त अधिवेशन, यदि संयुक्त बैठक या अधिवेशन की व्यवस्था किया गया, ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन की जो चर्चा है आर्टिकल 108 में किया गया है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा संयुक्त अधिवेशन एक साधारण विधेयक पे संयुक्त बैठक कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति इसको आह्वान करता है संयुक्त बैठक की। ठीक है, तो याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन जो है आर्टिकल 108 में इसका चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो किस पद का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। लोकसभा उपाध्यक्ष है, उप प्रधानमंत्री है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष है, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष है। तो भारतीय संविधान में जो पद का उल्लेख नहीं है वह उप प्रधानमंत्री का नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 1947 से 1950 ईस्वी में बने रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा संशोधन जो है ये राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास गया तो उसको पुनर्विचार के लिए फिर से संसद को भेजा जाए? तो ये 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन में कोई भी बिल राष्ट्रपति के लिए साइन करने के लिए गया तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए फिर से संसद में भेज सकता है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन में ये शक्ति जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए है जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 45 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु डिसाइड नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया, तो इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम आयु जो है ये डिसाइड किया गया है कि 65 वर्ष तक आप मुख्य न्यायाधीश बन के रह सकते हैं। अधिकतम आयु 65 वर्ष है, पर न्यूनतम आयु डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में जो है पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है किसका? ऑप्शन देख लीजिए। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, ये सभी का। तो ये सभी का जो है पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो जो कोई भी राजनीतिक दल है, जो दल कोई भी पार्टी है, उसका कोई भी व्यक्ति है जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो पंजीकरण करने के लिए जो है कौन सा प्रावधानों के अनुसार करते हैं, किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में भारत की संसद के द्वारा। देखिए, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा जो है कि भारत में जो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ऑप्शन देख लीजिए, राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव। तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिबंधित करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। देखिए, रोलैक्ट एक्ट को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। इसका मुख्य लक्ष्य था कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका, इसी की वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। रोलैक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब आया था याद रखिएगा, रोलैक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। ठीक है, मार्च 1919 ईस्वी में इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में इसी का विरोध में एक शांति सभा बनाया गया था अमृतसर में। तो वहीं पे जनरल डायर ने आके 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो आत्मीय सभा का संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है? तो हुमायूं द्वारा जो 4 युद्ध लड़ा गया था उनका सही क्रम बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। अब याद रखिएगा, देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में हुआ था। देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में। ठीक है, और कन्नौज का युद्ध आपका जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वह किसका परिणाम था? ऑप्शन देख लीजिए, बारदोली सत्याग्रह का, खिलाफत आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। तो मालाबार में मोपला विद्रोह जो है यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था याद रखिएगा, मोपला विद्रोह ये केरल में, आधुनिक केरल में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो ये किसका वाक्य है कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? ये किसका वाक्यांश है? ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। तो महात्मा गांधी ही ना मतलब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये वाक्य कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कहा गया था। और उसके बाद जो है ये महात्मा गांधी ने ये भी कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करो या मरो का भी नारा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये महात्मा गांधी का वाक्यांश है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, अबुल कलाम आज़ाद है, बदउद्दीन तैयब जी है, रहीमतुल्लाह सियानी है, शौकत अली है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है रहीमतुल्लाह सियानी है। कब बने थे ये? 1896 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1896 ईस्वी में। इसी के समय में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, मेहरगढ़ है, कोट दीजी है, कालीबंगा है, लोथल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।
देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, अशोक है, कनिष्क है, अजातशत्रु है, बिंबिसार है। तो गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान जो है किस राजा के समय में प्राप्त हुआ था? ये कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ ही मतलब बौद्ध धर्म दो भागों में बांट गया था, हीनयान और महायान में। महायान संप्रदाय ही भगवान गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि या उसका पूजा करने का शुरुआत किया गया था। तो कौन सा? महायान संप्रदाय। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस राजा के समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को जो है किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा में, 322 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व। तो 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को हराया था, 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, समुद्रगुप्त है। देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त शासक के समय में जो है रुपया को रुपयक कहा जाता था। रुपयक, याद रखिएगा, रुपयक ऐसे होता है, रुपयक, रुपयक। ठीक है, रुपयक कहा जाता था। तो कहीं पूछा जाएगा कि रुपयक जो है किसके शासन काल का मुद्रा था? तो गुप्त शासक के समय का मुद्रा था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो मसनद ए माली के नाम से संबोधित करता था सरदारों या अमीरों को कौन करता था? ऑप्शन देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, बहलोल लोदी है, जो लोदी वंश का संस्थापक था। तो यह मसनद ए आली जो है, यह ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी संबोधित करता था, जो सरदार और अमीरों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी ही लोदी वंश का संस्थापक था। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। देखिए, पहला है सांकेतिक मुद्रा, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, कराचिल अभियान। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो आप थोड़ा सा डेट याद रख लीजिए। देखिए, दोआब में कर वृद्धि जो किया गया था, यह 1325 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद राजधानी परिवर्तन जो है 1326 ईस्वी में किया गया था, 1326 ईस्वी में। उसके बाद एक नंबर है सांकेतिक मुद्रा जो है 1329 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद कराचिल अभियान जो है आपको 1337 से 38 ईस्वी के आसपास में किया गया था। तो आप इसके अनुसार बैठा लीजिए। पहला है दोआब में कर वृद्धि, पहला हो जाएगा। दूसरा है राजधानी परिवर्तन, तीसरा है सांकेतिक मुद्रा, चौथा है कराचिल अभियान। यदि आपके पास बुक कॉपी कलम होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो पहला जो है पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2021-22, केंद्रीय बजट 2018-19, केंद्रीय बजट 2019-20, केंद्रीय बजट 2020-21। तो भारत में जो है पहला पेपरलेस बजट जो है केंद्रीय बजट 2021-20 में लाया गया था, जो निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2021-22। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पोंग और टापू देश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। पोंग और टापू जो है देश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन देख लीजिए, गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है। तो पोंग और टापू जो है ये अरुणाचल प्रदेश का राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, गाद है, हिमनद है। तो इसमें कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं, हिमनद जो फ्रेश वाटर का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद जो है जल प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। तो इधर खिलाड़ी है, इधर खेल है। देखिए, सानिया रिचर्ड्स हॉकी से, पॉल पोगबा फुटबॉल से, पामेला जेलिमो भारोत्तोलन से, किरोन पोलार्ड क्रिकेट से। तो किरोन पोलार्ड क्रिकेट सही है, सानिया रिचर्ड्स हॉकी सही है, पॉल पोगबा फुटबॉल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी पामेला जेलिमो जो भारोत्तोलन है ये गलत है। देखिए, पामेला जेलिमो जो है ये मध्यम दूरी का धावक था, मध्यम दूरी का। ठीक है, मध्यम दूरी का। अब ये कहाँ की है? ये केनिया की खिलाड़ी है, पामेला जेलिमो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पामेला जेलिमो जो है भारोत्तोलन दिया हुआ है, तो पामेला जेलिमो जो है मध्यम दूरी की धावक थी, जो
केन्या की खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? ऑप्शन देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, एलन सी सेन पाई है, डॉक्टर महबूब उल हक है, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास का अवधारणा की शुरुआत की थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ये पाकिस्तान के विद्वान थे, पाकिस्तान के विद्वान थे, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, WTO का पूर्ववर्ती नाम था, तो WTO का पहले का क्या नाम था? तो इसका नाम डायरेक्ट याद रखिएगा, गेट था, GATT, ठीक है। तो इसका गेट का नाम बदल के ये WTO किया गया है। तो गेट का नाम कब बदला गया था? तो 1 जनवरी 1995 से पहले इसका नाम गेट होता था, और 1 जनवरी 1995 में गेट का नाम बदल के WTO किया गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप कहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, न्यूयॉर्क के पास, मॉन्ट्रियल के पास, सैन फ्रांसिस्को के पास, बोस्टन के पास। तो सिलिकॉन वैली जो है आपका सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है, ठीक है, ये अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जो है जैविक घटकों में जो कौन कौन सा शामिल होते हैं? तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में है जैविक घटक में जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? एनजीटी को स्थापित, तो ये 2010 में स्थापित किया गया था। ये क्या है याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक कानून या उसके निपटारा करने के लिए बनाया गया था। एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापना 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, तो किसका है? ऑप्शन देख लीजिए, जलीय वातावरण का, मृदा का, वायु का, उपरोक्त सभी। तो जैविक ऑक्सीजन डिमांड जो है एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, ये जलीय वातावरण का एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? ऑप्शन देख लीजिए, विकसित गांव, विकसित भारत, विकसित युवा, विकसित भारत, युवाओं का विकास, देश का विकास, युवाओं को बढ़ती जन भागीदारी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का जो है ये मुख्य थीम है विकसित युवा, विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 12 जनवरी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जयराम का जो निधन हुआ था, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? ऑप्शन देख लीजिए, संगीत है, राजनीति है, प्रशासन है, खेल है। तो इसका जयराम का जो है संबंध ये संगीत के क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? तो किस राज्य की झांकी को जो है 74वां गणतंत्र दिवस में पहला स्थान मिला था? ऑप्शन देख लीजिए, असम है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है। तो प्रथम स्थान जो है उत्तराखंड को मिला था, ठीक है। तो दूसरा स्थान याद रखिएगा आप लोग, दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र को मिला था, और दूसरा सेकेंड स्थान महाराष्ट्र को मिला था, ठीक है, महाराष्ट्र को मिला था, और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला था, याद रखिएगा। पहला स्थान उत्तराखंड, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? ऑप्शन देख लीजिए, रुद्र है, RRR है, द कश्मीर फाइल है। ऑप्शन डी A और 2 दोनों। तो देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु जो है द कश्मीर फाइल को जो है बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो है नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन देख लीजिए, सचिंद्र कुमार, अमरप्रीत सिंह, हरि कुमार, SN प्रधान। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है अमरप्रीत सिंह बने हैं। तो भारतीय प्रमुख कौन है याद रखिएगा, भारतीय सेना के प्रमुख जो है अभी विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार? तो ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है। तो केरल को मिला है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए, होता आपको जब हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसमें करंट को भी लेके चल रहे हैं, और जो बिहार से रिलेटेड है वो भी, और जो पूरा विश्व से है वो भी करंट को लेके चल रहे हैं, और जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है उसको भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के
कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो कितने राज्य ने यह वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है 33% लगाने का? देखिए ऑप्शन देख लीजिए 17, 20, 22, 24। तो ऑप्शन नंबर 1 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मिलकर 33% भूभाग पे वन को लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। देखिए अभी जो फिलहाल में पूरा इंडिया में जो है वन कुल भूमि का जो है वन 24.62% है। 24.62% है, याद रखिएगा। ये करंट का डाटा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग ली थी? तो WPL में जो है 2023 में कुल कितनी टीम ने भाग लिया था? ऑप्शन देख लीजिए, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कुल टीम जो है 5 टीम भाग लिया था, ठीक है। तो कौन जीता था WPL 2023? एडिशनल जानकारी आप लोग याद रखिएगा। तो MI ने जीता था। सबसे महंगी खिलाड़ी जो है इस 2023 का WPL का, तो ये स्मृति मंधाना थी, जो 3,40,00,000 में बिकी थी। उसको कौन खरीदा था? RCB टीम ने खरीदा था। तो ये एडिशनल जानकारी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? ऑप्शन देख लीजिए, युवा 2.0, मार्गदर्शक, प्रोत्साहन, कोई नहीं। तो नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने युवा 2.0 की योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है। तो ये पंजाब से ऋषि सुनक का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में जो है कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है इसका आयोजन भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मिलकर करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 2024 में भी वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का, तो ये कहाँ पे होगा? तो इसको याद रखिएगा, 2024 में जो है T20 वर्ल्ड कप जो है USA और वेस्ट इंडीज मिलके करेगा, ठीक है। USA और वेस्ट इंडीज मिलके 2026 में भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में है स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का जो संबंध किस खेल से है? ऑप्शन देख लीजिए, कबड्डी है, भारोत्तोलन है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है। तो इसका संबंध जो है भारोत्तोलन से है। तो कुछ एडिशनल जानकारी याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसको याद रखिएगा, ये बर्मिंघम में किया गया था, जो इंग्लैंड में है। इसमें जो भारत का स्थान जो है चौथा स्थान पर रहा था, जिसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीता था और 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे। टोटल जो है 61 पदक जीते हुए थे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये सुधीर लाठ जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ये भी याद रखिएगा, हरियाणा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो बजट 2023 के अनुसार जो है प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? याद रखिए, ऑप्शन देखिए, 2.2%, 2.3%, 3.8%, 4.2%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2.3%, ठीक है, 2.3%। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो सिक्किम का नया राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। याद रखिएगा, सिक्किम का नया राज्यपाल जो बना है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बना है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो है कौन बने हैं? तो ये आयुष्मान खुराना बना है, आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। तो वीर गार्जियन संयुक्त अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, हायाकुरी है, टोक्यो है, मेघालय है, गोवा है। तो इसका आयोजन जो हायाकुरी में हुआ था, जो जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा? ऑप्शन देख लीजिए, नई दिल्ली है, लद्दाख है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है किसे दिया गया? ऑप्शन देखिए, बाबर आजम है, सूर्य कुमार यादव है, बेन स्टोक है, ईशान किशन है। तो ये अवार्ड जो है सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से
है। तो श्रीनिवास वर्धन को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में दिया गया था। तो ये किस क्षेत्र से संबंध ये रखते हैं? ऑप्शन देखिए, विज्ञान है, कला है, राजनीति है, साहित्य है। तो ये इसका संबंध जो है विज्ञान से है। यह श्रीनिवास वर्धन जो है इंजीनियर भी थे, मगर इसका संबंध जो है विज्ञान से है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52, देखिए, प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो कितनी बार ये लोकसभा से चुने गए थे? ऑप्शन देखिए, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। तो ये 7 बार जो है लोकसभा में जीते हुए थे, लोकसभा हेतु चुने गए थे 7 बार। ठीक है, तो राज्यसभा में जो है याद रखिएगा, राज्यसभा में ये 3 बार चुने गए थे। ठीक है, तो लोकसभा में 7 बार, राज्यसभा में 3 बार, टोटल 10 बार चुने गए थे। याद टोटल पूछेगा लोकसभा और राज्यसभा के लिए तो 10 बार, सिर्फ लोकसभा के लिए पूछेगा तो 7 बार, और राज्यसभा के लिए सिर्फ पूछेगा तो 3 बार। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोकसभा हेतु पूछा जा रहा है तो 7 बार ये जीत के आए थे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने जो है कितने दिनों की यात्रा पूरी की थी? ऑप्शन देखिए, 51 दिन, 55 दिन, 61 दिन, 65 दिन। तो ये 51 दिन का यात्रा पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो 12 चीता जो है किस देश से लाया जाएगा भारत में? ऑप्शन देखिए, केन्या है, सूडान है, दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा या लाया गया भी है अभी, जिसमें 12 में जो है 7 जो है नर है और 5 मादा चीता है। ठीक है, 7 नर है और 5 जो है मादा है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं। तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक जो है, डायरेक्ट याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक जो है सुधा मूर्ति है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 11 फरवरी है, 12 मार्च है, 14 मई है, 7 नवंबर है। तो प्रतिवर्ष जो है समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? शहाबुद्दीन चप्पू को जो है किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए, ओमान है, बांग्लादेश है, सूडान है, बहरीन है। तो शहाबुद्दीन चप्पू को जो है बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री क्या नाम है? तो शेख हसीना प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति का नाम शहाबुद्दीन चप्पू है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण गंगोत्री जो है इसकी स्थापना जो है अटलांटिक में किया गया था। ठीक है, तो ये इसका जो अटलांटिक महासागर में किया गया था, तो इसका स्थापना जो है 1983 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इधर जनजाति है, इधर राज्य है। ठीक है, तो लिम्बू जनजाति सिक्किम दिया हुआ है, कार्बी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश दिया है, डोंगरिया जो है उड़ीसा दिया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? देखिए, लिम्बू जनजाति सिक्किम सही है, कार्बी हिमाचल प्रदेश दिया है। तो कार्बी जनजाति जो है आपका असम में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, असम में है। ठीक है, ये गलत है आपका, डोंगरिया उड़ीसा ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एक देश के अंदर जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, सुपीरियर है, मिशिगन है, बेकाल है, विक्टोरिया है। तो एक देश के अंदर सबसे बड़ी झील जो है मिशिगन है, जो USA में है। याद रखिएगा, USA में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा है। तो वायुमंडल में जो हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत मात्रा है? ऑप्शन देखिए, 0.01%, 1.3%, 0.93%, 0.03%। देखिए, वायुमंडल में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है 0.01% है। अब याद रखिएगा, नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? नाइट्रोजन का आपका 78% है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का आपका वायुमंडल में 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिएगा 0.03% है। उसके बाद हाइड्रोजन का जो है 0.01%। ये डाटा को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी जलधारा जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, पेरुवियन, सुसीमा, एलिनीनो। ठीक है, ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, बाकी ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है।
ऑप्शन देखिए, ताप की समानता, स्थल तथा समूहों का विभेदित तापमान, एशिया की ठंडी हवा, सभी। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन जो इंगित करता है, इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदित तापमान। जो भारत जो है समुद्र से, जब भारत स्थल जो गर्म हो जाता है तो समुद्र से हवा चलता है, तो वही स्थल तथा समूहों का विभेदित तापमान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए, नोकरेक जेब मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक जेब मंडल जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, मिजोरम है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है, असम है। तो नोकरेक जेब मंडल जो है ये मेघालय में स्थित है। ये 2009 में जो है नोकरेक जेब मंडल को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य कौन सा कैंप स्थित है, डेल्टा के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, कोकन तट है, उत्तरी सरकार तट है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के बीच में जो है ये कोरोमंडल तट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा, डायरेक्ट सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी का जो है कोई भी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागोमोमीटर का उपयोग क्या होता है? तो स्टेलागोमोमीटर का प्रयोग जो है पृष्ठ तनाव मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, देखिए जिसमें ऑप्शन बताने वाला होता है ऑप्शन भी बताते हैं, जिसमें डायरेक्ट होता है आंसर बताने का, आंसर बता के निकलना सही रहता है, क्योंकि कम टाइम में आपको 100 क्वेश्चन कवर करवाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। तो कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पे घूमता है, तो आप याद रखिए वृत्ताकार पे कोई भी यहाँ से चला फिर यहीं पे पहुँच गया, तो यहाँ पे कार्य जो है 0 हो जाता है। तो वही ऑप्शन नंबर 1 ही है, शून्य, कार्य जो है 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के संबंध में है जो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है, सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यानी कि रूपांतरण जब होता है एक वस्तु से एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में, तो वहाँ पे ऊर्जा जो है खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, ऊर्जा कभी है खत्म नहीं होता, ये ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो ऑप्शन देखिए, जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी की सतह पर हो, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन डी है, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए, बोरोसिलिकेट जो है ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का जो है माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? ऑप्शन देखिए, यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेज़ी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है इसका अत्यधिक कारण है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो किसी विस्फोट हुआ समुद्र में, उस पर बनने वाली तरंग जो है किस तरह की तरंगे है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जब और तट पे जब विस्फोट नहीं होता है तब तरंगे जो उठती है तो वह अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। विस्फोट के कारण जो तरंग उठती है वो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। जब विस्फोट नहीं होता है तो वह पानी में जो उठता है तरंग वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ठीक है। पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन का जो है अभाव होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नाभिक जो है केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा विकल्प संयोजक योगी का गुण नहीं है? इसमें संयोजक योगी का गुण नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, निम्न गलनांक और कथनांक, उच्च गलनांक और कथनांक, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय। तो कौन सा योगी गुण नहीं है पूछा जा रहा है? तो उच्च गलनांक और कथनांक ये नहीं है, बाकी सब ये सब है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट
के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, निकल को, सूर्य का प्रकाश को, ताप को, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग डिहाइड्रेटिंग के एजेंट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आधुनिक आवर्त श्रेणी में प्रथम धात्विक तत्व यानी धातु है। तो आवर्त श्रेणी में जो है प्रथम पहला धात्विक धातु कौन सा है? ऑप्शन देखिए, लिथियम है, सोडियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो पहला धातु जो है लिथियम है, ठीक है। पहला अधातु जो है हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। और पहला नोवाट गैस जो है हीलियम है, नोवाट यानी अक्रिय गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, उदासीन गैसीय परमाणु के ब्रह्मतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए, आयनन ऊर्जा का, वियोजन ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का, विद्युत ऋणात्मक का। तो उदासीन गैस यानी नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन ब्रह्मतम कक्षा से जो है परमाणु निकालना है, तो इसमें किसका आवश्यकता होती है? तो ये आयनन ऊर्जा का आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, साधारण नमक है, कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो इसमें जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने में उपयोग होता है। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड को जो है सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब उससे कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन देख लीजिए, सल्फाइड गैस, आयोडीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस। तो इससे जो है ब्रोमीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? ऑप्शन देख लीजिए, अपचयन है, ऑक्सीजन है, संरक्षण है, अम्ल वर्षा है। तो इसे संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा जो है पशु के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इथोलॉजी है, इथोनोलॉजी है, इटायोलॉजी है, एंट्रीमोलॉजी है। तो पशु का जो है अच्छा व्यवहार जो है अध्ययन को जो है इथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए इथोनोलॉजी जो है ये आपका मानव जाति विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। मानव जाति का विज्ञान अध्ययन जो है इथोनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद एंटियोलॉजी जो है आपका ये आपका रोग के कारण का अध्ययन करता है। एंटियोलॉजी जो है रोगों के कारण का अध्ययन करता है, एंटियोलॉजी। एंटिमोलॉजी जो है ये कीटों का अध्ययन को एंटिमोलॉजी कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर जो है किसे कहा जाता है? तो ये इसे नाभिक को कहा जाता है। कोशिका का मास्टर जो है नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर और मजबूत कौन सा उत्तक बनाता है? डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग, सेलेरन काइमा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, सेलेरन काइमा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन कौन सा है? तो काफ़ी बार बताए हुए थे, दूध का प्रोटीन जो है केसिन है। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, जीवाश्म, समजात अंग, समरूप अंग, विषम जातीय। तो उन्हें जो है समरूप अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो अंतःपरजीवी का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन देख लीजिए, फीता कृमि, सिर के जू क्लिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीता कृमि। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग जो है कैसा होता है? ये इसका रंग जो है नीला होता है। ठीक है, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। तो ये किस संघ का जानवर है? तो ये मोलस्का संघ का जानवर, याद रखिएगा, मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी जो है मानव शरीर के किस अंग पे किया जाता है? ऑप्शन देखिए, गुर्दा है, फेफड़ा है, हृदय है, पेट है। तो एंजियोप्लास्टी जो है ये हृदय पे किया जाता है। जब ब्लड रुक जाता है तो एंजियोप्लास्टी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 89 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। 89 देखिए, मनुष्यों में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? तो मनुष्य में जो है बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि जो है उत्तरदायी होता है। पीयूष ग्रंथि ये इसे ही हार्मोन, ये बोनेपन जो है इसी से शरीर में जिसका कद छोटा होता है इसी की वजह से होता है। पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन कम छोड़ता है जिसके कारण बोनेपन का ये लक्षण है। पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा।
90 नंबर देखिए, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो इसमें से कौन सा रोग से पीड़ित रोगी भी जो है नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन देखिए, मधुमेह है, रेबीज है, हैजा है, टिटनेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। बाकी ये रेबीज, हैजा और टिटनेस से पीड़ित व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है तंबाकू में मौजूद होता है? काफ़ी बताए हुए थे, तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योगों की जो है क्या समस्या है? ऑप्शन देख लीजिए, पूंजी का अभाव, विपणन की जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का जो है ये समस्या है लघु उद्योग का। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सेन वेट का संबंध है। तो सेन वेट का जो है संबंध किससे है? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जो है सेन वेट का संबंध है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार कब शुरुआत की गई थी? याद रखिएगा 1862 ईस्वी में कागजी मुद्रा का प्रथम बार शुरुआत किया गया था, 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा एक कार्य नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, साख नियंत्रण, साख सृजन, मौद्रिक नीति का निर्माण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में। तो यह नहीं है पूछा जा रहा है, तो साख सृजन जो है ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी ये है साख नियंत्रण भी है, मौद्रिक नीति का निर्माण भी है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का शिखर संस्था के रूप में भी है। देखिए यहाँ से आपका मैथ शुरू हो जाता है। मैथ का हम आंसर बता देते हैं, आप लोग इसे बना के चेक करिएगा। जब पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इसे बनाने का कोशिश करिएगा। तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 97 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 98 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और 99 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 99 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 100 का ए नंबर। तो आप लोग इसे बना के चेक करिएगा। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप बना के चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।